हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश की अलग अलग समय पर अलग अलग गतियों पर विभिन्न लेवल पर एक्सपर्ट से लेकर बिगनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराते रहे हैं। साथ ही हम आपको बेसिक लेवल, बिल्कुल शुरुआती लेवल से लेकर डॉक्टर जी.डी. बिस्ट जिनकी किताब है उनकी किताब से भी आपको डिक्टेशन उपलब्ध कराते रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा जॉब वाला पोर्शन है। जॉब वाले पोर्शन में हम आपको आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ, इसके अंतर्गत बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ हमारा ये आप देख रहे हैं सभी क्लियर दिखाई दे रहा है। UPVPRECRUITMENT.org यह वेबसाइट जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ की वेबसाइट है उसका लिंक है। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे आपको, वहाँ जाकर आप लिंक देख सकते हैं। यहाँ विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञापन के बाद दिशा निर्देश है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं या हमसे 24/7 कभी भी व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं, या टेलीग्राम का भी लिंक हमने दिया हुआ है, वहाँ जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अप्लाई ऑनलाइन। परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र का स्टेटस, आप जब अपना फॉर्म जमा कर देंगे, जमा करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हुआ, रिजेक्ट हुआ, कोई कमी है उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। आवेदन पत्र का रीप्रिंट, अगर आप अपना आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं ले पाते हैं अपने फ्यूचर में किसी भी भविष्य में किसी भी ज़रूरत के लिए, तो उसको दोबारा रीप्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर जाने, एप्लीकेशन नंबर अगर आपका खो गया है, आपने कहीं नोट नहीं किया हुआ है, नोट किया हुआ कहीं आपको गुम नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं। उसके बाद संपर्क दिया हुआ है, अगर कोई परेशानी है तो आप यहाँ इनके कार्यालय में संपर्क इनसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन पे आप देखेंगे यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुलेगा। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देख रहे हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस किस पोस्ट के लिए आवेदन निकला है। समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक। यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, वृत्त लेखक किसको कहा जाता है। वृत्त लेखक मैं आपको बता दूं, प्रतिवेदक के लिए कहा जाता है, जिसको रिपोर्टर कहते हैं, जो कि ए ग्रेड पोस्ट है। ए ग्रेड पोस्ट है ये। अपर निजी सचिव APS एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी बी ग्रेड पोस्ट है, ये ए ग्रेड पोस्ट है। उस तरह से ये दोनों स्टेनो आशुलिपि से रिलेटेड पोस्ट हैं। तो यहाँ हम आज आपको स्टेनो से रिलेटेड वाली पोस्ट बता रहे हैं, अन्य पोस्टों के बारे में हमारे दूसरे वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आप जब अपनी फॉर्म जो भी पोस्ट आपने अप्लाई करना है, उस अप्लाई करने के बाद में यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जो जिसका नाम है उस तरह से नाम डालने के बाद में कैटेगरी आपकी आएंगी। कैटेगरी आपकी जो भी है वो डालिएगा। EWS है तब यस करिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन, किस एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत आप छूट चाहते हैं वो यहाँ आप शो कराइएगा। आगे है डोमिसाइल, किस राज्य का आपके पास डोमिसाइल है, ये सभी राज्य दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। ऊपर देखेंगे उसको खोल के तो आपको सारे राज्य दिखाई दे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ है आपकी, डेट ऑफ बर्थ आप अपने डालिएगा। और मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी। यहाँ आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, ये आपको कोड अपनी स्क्रीन का डालना है, ना कि मेरी स्क्रीन का कोड डालना है। कोड डालने के बाद में आपको ये ऑप्शन आएगा आई एग्री के बाद में आप सबमिट कर देंगे। ये आपका प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कितनी कितनी पोस्टें निकली हुई हैं, कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं। यहाँ भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और PDF लिंक दिया हुआ है, PDF डाउनलोड करने के बाद में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 18 सितंबर। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि है 13 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2020। महत्वपूर्ण सूचना, इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है
तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। समझ रहे हैं सभी? एक ही साथ में दो पोस्टों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट अप्लाई करेंगे और अलग अलग परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। हम आपको बताएंगे परीक्षा शुल्क कितना है, किस तरह से परीक्षा का पैटर्न दिया हुआ है, कितनी पोस्टें हैं, ये सारी आपको जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। अगर आप लास्ट ईयर के छात्र हैं, जैसे प्रतिवेदक के लिए 12th मांगा है, 12th ईयर लास्ट है आपका रिजल्ट नहीं आया है, अवेटेड है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र हैं, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। जो प्रारंभिक परीक्षा आप आवेदन कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसके लिए कोई भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। ठीक है। उसके बाद में फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है। फोटो और हस्ताक्षर आपको ऑनलाइन करता है। बैंक में शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किए जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है। ये फॉर्म जमा करना, फीस जमा करना और फॉर्म सबमिट करना, ये आपका दायित्व है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नंबर तथा मान्य ईमेल आईडी अंकित करना होगा। इसके बिना उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा। आप ये ना करें कि कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया किसी का भी और उसके साथ ही ईमेल आईडी कोई भी आपने बना के डाल दी, तो ऐसा कतई ना करें। एक परमानेंट अपनी मेल आईडी बना लें। अगर जिसने भी नहीं बनाई है वो मेल आईडी बनाए, पासवर्ड उसका नोट करके रखें। साथ ही अपने किसी ऐसी जगह डायरी पर, कॉपी पर नोट करें जो आपके पास सेफ रखी हो, संभाल के आपने जिसको रखा हो। ठीक है। आगे है भर्ती से संबंधित निर्देश एवं आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, हम साथ में लिंक में भी दे देंगे, पर दिनांक 18 सितंबर से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट पर क्लिक करने पर विज्ञापन संबंधी अधिसूचना, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र एवं आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे, जिसके निम्नलिखित 3 भाग होंगे। अभ्यर्थी हेतु निर्देश, विज्ञापन, आवेदन पत्र भरा जाना। ये तीनों कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं। अप्लाई के लिए हो गया। ठीक है। उसके बाद में अप्लाई में आप देख रहे हैं यहाँ पे द्वितीय चरण में हो गया आपका। पहला हमने आपको बता ही दिया था। द्वितीय चरण में परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई चालान अथवा ऑनलाइन माध्यमों, इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। ये आपको देख रहे हैं, ये सारे दिखाई दे रहे हैं जो हमने भी आपको दिखाए थे, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये सारी वीडियो हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट हमने लिए हुए हैं, देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट को। ये सारे स्क्रीनशॉट यहाँ आप अपना सबमिट करेंगे, उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। ई चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। ई चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि जमा करके ई चालान की प्रति प्राप्त करना होगा।
जिसे अभ्यर्थी द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जाएगा। ई चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन आईडी एवं जर्नल नंबर अंकित किया जाएगा, जिसका उपयोग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय किया जाएगा। तो इसको जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एक आईडी मिलेगी, ट्रांजैक्शन आईडी और जर्नल नंबर, वो आपको फॉर्म अपना फिल करते समय भरना है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। उक्त प्रपत्र में आवेदन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यदि फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में नहीं होंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि अभ्यर्थी की फोटो नवीनतम आवक्ष होने चाहिए। आवक्ष मतलब आपके सीने तक की होनी चाहिए, ये नहीं आपने फुल साइज में अपनी फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन किए करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 में दी गई है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त प्रविष्टियों अंकित करने के पश्चात अभ्यर्थी प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके भरी गई सूचनाओं की पुष्टि कर लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सबमिट बटन को क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी पर होगा। जब तक आपका पूर्ण आवेदन नहीं भरा जाएगा तब तक आपका सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं आपने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए और उसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में भी आपने कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रखे। किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं विसंगति होने की स्थिति में उक्त प्रिंट की मांग की जा सकती है, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क, यहाँ आते हैं आवेदन शुल्क पर बात। आवेदन शुल्क क्या है? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। स्टेट बैंक कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक पृथक शुल्क देय होगा। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निम्नवत परीक्षा शुल्क देना होगा। श्रेणी हो गई, उसके बाद में परीक्षा शुल्क हो गया आपका। सामान्य और अनारक्षित श्रेणी, सामान्य और अनरिजर्व के लिए 1050 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1050 रुपये। अनुसूचित जाति के लिए 800 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपये। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन 1050 रुपये इनके लिए भी। दिव्यांगजन केवल कोई परीक्षा शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये देय होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार 1 से 5 ये इसके आधार पर जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए फीस दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी जो हो गई, महिला अभ्यर्थी के लिए भी यही लागू होगा। क्रमांक 1 से 5 तक जो उल्लेखित है उस श्रेणी के आधार पर। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यही हो गया, 1 से 5 तक जो दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित डिबार किया गया है तथा उनकी प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुई है, वे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन पत्र कर दिया जाता है तो भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकाश में आने पर परीक्षार्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। आगे आते हैं, ये कितनी पोस्टें हैं। यहाँ हम केवल स्टेनो की पोस्ट की बात कर रहे हैं। स्टेनो से रिलेटेड कार्य से संबंधित जो पोस्टें हैं, अपर निजी सचिव की पोस्ट है और एक व्रत लेखक में 9 पोस्ट हैं जो कि A ग्रेड की पोस्ट है। 12th से जिसकी क्वालिफिकेशन है 12वीं जिसको कहा जाता है।
अनारक्षित श्रेणी के लिए 6 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, EWS के लिए इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 0। अपर निजी सचिव 23, अनारक्षित 1010 अनारक्षित के लिए 10 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पोस्ट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट हैं। ये हमारे हो गए अपर निजी सचिव और वृत्त लेखक, जिसको प्रतिवेदक कहा जाता है। इन पोस्टों से संबंधित पोस्ट कितनी है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ऐसा कोई ना सोचे कि अगर ये फिक्स हैं तो ये फिक्स हैं, इसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। भर कोई भी सकता है ऑल ओवर इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। आयु सीमा में छूट, आयु सीमा की छूट के बारे में आते हैं। वैवाहिक स्थिति, ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे। ठीक है, जब तक कि महामहिम श्री राज्यपाल ने उक्त शर्त में छूट प्रदान ना कर दी हो। ठीक है, ये सभी देख लें। उसके बाद में आते हैं शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता बाकी हमने कोई किसी से मतलब नहीं, हम केवल यहाँ स्टेनो की रिलेटेड पोस्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। वृत्त लेखक जो कि रिपोर्टर की पोस्ट है, प्रतिवेदक जिसको कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अपर निजी सचिव एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। निलिट पूर्व DOEACC डोएक सोसाइटी जिसको कहा जाता था द्वारा संचालित कंप्यूटर के सर्टिफिकेट कोर्स CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता। आप सभी CCC के, मैं सोचता हूँ यूपी में अधिकतर छात्रों के पास CCC का सर्टिफिकेट होता ही है, तो उस बारे में कोई कंफ्यूज ना हो अधिक। आगे आते हैं वेतनमान। वेतनमान देख रहे हैं आप, ये जो वृत्त लेखक हमने बताया था A ग्रेड की पोस्ट है, उसका पे मैट्रिक लेवल क्या है, 10th लेवल का पे मैट्रिक है 56,100 से लेकर 1,77,500 वेतन है। और अपर निजी सचिव का 8 लेवल है जिसका 47,600 से लेकर 1,51,100 वेतन है। ये उसके बाद में अधिमानी अर्हता हो गई, शारीरिक स्वास्थ्यता हो गई, ये आयु सीमा की बात हो गई। आयु सीमा में क्या होगा, वृत्त लेखक के लिए न्यूनतम 22 वर्ष, कम से कम 22 वर्ष का होना आवश्यक है और अधिकतम 40 वर्ष। अपर निजी सचिव के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। बाकी और अगर आप किसी का डालना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और साथ ही ये छूट की बात आ रही है, छूट की बात में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। खेलों में जिसके पास सर्टिफिकेट है इस लेवल का, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थी हेतु 5 वर्ष की छूट है। ये सभी देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़ लें, ये सभी PDF दिया हुआ है हमने, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक डाउनलोड कर से देख सकते हैं या फिर साथ में आपको वहीं आपको लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ़ोटो का साइज आते हैं। फ़ोटो का साइज ये हमारी चौड़ाई इतनी है और ये फ़ोटो की लंबाई, ये सभी आप देख लें। इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के पास होता है केंद्र सरकार के अधीन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत चाहिए। ठीक है, तो ये उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, तो केंद्र सरकार वाला ध्यान रखें, किसी के पास अगर केंद्र सरकार वाला है तो उसको राज्य सरकार वाला बनवा लें, नहीं है जिसके पास। आगे आते हैं हम, परीक्षा पद्धति क्या है इनकी, परीक्षा किस आधार पे होगी उसके बारे में। ये है परिशिष्ट 3, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजनाएं, योजना एवं पाठ्यक्रम। अनुसेवक के पद को छोड़कर, अनुसेवक आप देख रहे थे सबसे लास्ट का पत्ता, प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। ये दिया हुआ है, परीक्षा पैटर्न दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, योग हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है सब्जेक्ट, ये आपको देख रहे हैं। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट दिए हुए हैं। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। समीक्षा अधिकारी हमारी पोस्ट नहीं है, हमारी पोस्ट है अपर निजी सचिव और व्रत लेखक। अपर निजी सचिव पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो अनकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का चयन माननीय सभापति द्वारा किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं परीक्षा पैटर्न ये दिया हुआ है। द्वितीय चरण में आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा। पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है एपीएस की पद के लिए। उसके बाद में हम आते हैं व्रत लेखन, अपने जिसको हमारा जो अगला पद था स्टेनो से रिलेटेड जो पद है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। व्रत लेखन, व्रत लेखक के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। ऊपर वाले भी 2 चरणों में थे, ये भी 2 चरणों में। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशुलेखन, हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट का आयोजन किया जाएगा जो अनकारी प्रकृति का होगा। आशुलेखन परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का चयन माननीय सभापति द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में ये लिखित परीक्षा हो गई। उसके बाद में द्वितीय चरण में आशुलिपि परीक्षा जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी होना कंपलसरी है। पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है, सभी पाठ्यक्रम देख लें, उसी आधार पर तैयारी करें। बस साथ ही जो पैटर्न दिया हुआ है उस परीक्षा से संबंधित कोई भी सुझाव है या जो भी नए छात्र आज इस विज्ञापन को देखने के बाद में सोच रहे हैं कि हम स्टेनो सीखे नहीं है, हमने स्टेनो नहीं सीखी है, तो हम आपको बता दें यहाँ पर हमने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत आसान तरीके से डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जिनका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड था उनकी पद्धति से स्टेनोग्राफी सिखाना शुरू किया हुआ है। आप वहाँ हमारे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पर आप किसी भी लेवल की डिक्टेशन पा सकते हैं और वहाँ डिक्टेशन पाने के बाद में आप डिक्टेशन लिखने के बाद में आप उसको डिक्टेशन को टाइप कर सकते हैं। हमारे पोर्टल पर आपको हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। इंग्लिश में आपको जो फ़ॉन्ट जो चलता है वही मिलेगा, हिंदी में आपके सभी मंगल कुर्ती, रेमिंगटन, गेल, CBI ये सारे आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे। आप जिस आधार पर जिस परीक्षा में जो फ़ॉन्ट की आवश्यकता रहती है अगर आपको पता है तो आप उस आधार पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं या फिर हमसे जानकारी ले सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी आज ही से शुरू करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस परीक्षा के लिए बहुत आसानी से बहुत कम समय पर योग्य हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है और अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। 24/7 आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।